क्योंकि सर ये बात तय है कि पढ़ाई का लक्ष्य जीवन का निर्माण होता है, लेकिन मैं इसके साथ साथ एक चीज और मानता हूं कि हम जिस भूमिका में हैं उसको शिद्दत से निभाना चाहिए। अभी हम नौकरी पाने की प्रयास में हैं, तो मुझे लगता है 3-4 साल तक मर मिट जाना चाहिए, मर मिट जाना चाहिए, दफन हो जाना चाहिए किसी रूम के किसी कॉर्नर में जाके अपने स्रोतों के साथ में। 2-3 साल तक आप इस तरह से गायब होके देखिए, दूसरे या तीसरे साल आप एक नए रूप में बाहर आओगे दुनिया के सामने। आपका पूरा रूप ही बदल जाएगा, आपका जीवन बदल जाएगा, आपके विचार बदल जाएंगे, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आपका ड्रास्टिक चेंजेस जैसे हम कहते हैं, पूर्ण सब कुछ बदल जाएगा। अगर आप चाहते हो कि आपका एक बिल्कुल अलग रूप दुनिया के सामने आए, तो कम से कम 2-3 साल तक आप अपनी सामग्री के साथ में, अपने मटेरियल के साथ में, अपने लक्ष्य को लेके और किसी रूम में किसी कॉर्नर में घुस जाओ। ये सामाजिकता सब छोड़ दो, क्योंकि जितना आप अधिक सामाजिक होंगे उतना समय भी खराब होगा, और साथ साथ में और क्या होगा, और ये होगा कि समाज की नज़रों में आओगे, और समाज की नज़रों में आया हुआ व्यक्ति मुझे लगता है कि सफल होता नहीं है। जो अभी जैसे हिंदी का रिजल्ट आया सर, पॉलिटिकल साइंस का, प्रोफेसर का, परसों, तो हम लिस्ट देख रहे थे कि बाड़मेर से 15 बच्चों का प्रोफेसर में हुआ। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, जो लोग पहले लिस्ट चल रही थी कि इनका होने वाला था, फिक्स था, वो एक भी नाम उसमें नहीं था। उसमें वो नाम थे जो किसी ने नहीं सुने थे। तब मैंने कहा देखो ये है, एक बार मैंने आपको पहले कहा था, ये वो डार्क हॉर्स है जिनके ऊपर किसी ने दाव नहीं लगाया था और वही घोड़े जीते हैं। इन घोड़ों ने प्रचार नहीं किया, ये घोड़े कभी किसी अस्तबल में बैठे थे, दवा की तैयारी कर रहे थे, और रिजल्ट आते सुरमा बन के बाहर आ गए। और जिन्होंने खूब सारा प्रचार किया, मेरे इतने नंबर है, ये वो, हुआ क्या, फेल हो गए। अब नेक्स्ट वैकेंसी का इंतजार करेंगे। इसलिए कहता हूं कि अगर आप सच में पढ़ाई कर रहे हैं तो व्यक्तित्व के निर्माण के साथ साथ में 2-3 साल आपके पास कंपटीशन के हैं, पूर्ण रूप से समर्पित होके किसी एक आदि गुफा में घुस जाओ। गुफा का मेरा तात्पर्य है कि कोई रूम होगा, कोई कमरा होगा, कोई अलग शहर में चले जाओ, और ये रिलेशन सब वगैरह पड़े रहेंगे, कुछ नहीं होगा। आप अगर जीवन में सफल हो गए तो सारे रिश्ते आपसे वैसे ही जुड़ जाएंगे, और असफल हो गए तो रिश्ते वैसे ही कट जाएंगे। ये सामाजिक रिलेशन बड़े कमजोर हैं। अब ये रिलेशन भी पद देख के किए जाते हैं, प्रतिष्ठा देख के किए जाते हैं। कोई आसपास के गांव में भी आईएएस बनता है तो कहते हैं कि ये तो हमारा भाई, हमारा पड़ोसी है। और अगर कोई अपराध करता है और रियल भाई भी है तो भी ये कहेगा कि मैं तो जानता ही नहीं। ये संबंध भी आपकी पद प्रतिष्ठा पे और कार्यों के ऊपर निर्भर हो गए हैं। इसलिए आप चाहते हैं कि आपका एक नया वर्जन बाहर निकले, तो दिखावे की दुनिया से दूर रहिए। आज के बच्चे मैं देखता हूँ, कोचिंग्स में आते हैं, मैं कोचिंग्स में पढ़ाता हूँ, बच्चों को देखता हूँ, बच्चे पढ़ते कम हैं और पढ़ाई का प्रदर्शन बहुत अधिक करते हैं। पढ़ाई का प्रदर्शन के आलम ये है कि व्हाट्सएप बंद करने की बात मैंने की है आज, कि बच्चों ये व्हाट्सएप टेलीग्राम बंद कर दो। 4 महीने रहे हैं, सेकंड ग्रेड की परीक्षा है, तो कुछ बच्चों ने व्हाट्सएप बंद करने से पहले स्टेटस लगाया कि आज के बाद मेरा फोन बंद रहेगा। अरे ये प्रदर्शन फिर कर लिया, अब वो स्टेटस बार बार देखेगा कि किसने रिएक्ट किया है, किसने वापस कमेंट किया है, पूरा दिन इसमें चला जाता है। और हासिल क्या होता है? हासिल कुछ नहीं होता है, आप केवल और केवल अपने माँ बाप की उम्मीदों को तोड़ रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं कर रहे हैं। भले दुनिया के सभी मोटिवेटर्स का मोटिवेशन ले लो, दुनिया के सारी कोचिंग सेंटर से पढ़ लो, नौकरी तब भी लगेगी, तभी लगेगी जब आप अपने आप को तपाओगे, तपस्या करोगे, साधना करोगे, तब आप सफल हो पाओगे। दुनिया का कोई व्यक्ति आपको सफल नहीं कर सकता। स्वर्ग में जाने के लिए मरना स्वयं को पड़ता है। आप चाहते हो कि मैं स्वर्ग में जाऊं और सर ये मरे तो ठीक है, नहीं। अगर आप स्वर्ग से सुख भोगना चाहते हो तो मरना आपको पड़ेगा, मेहनत आपको करनी पड़ेगी। हालांकि यह मरना भी नहीं होता है, सही बात तो ये है। यहां तो कितना आनंददायक होता है, ये पढ़ाई की लत लग जाती है ना एक बार, तो ये लत कभी नहीं छूटती। जब फिर कोई डिस्टर्ब करने आता है तो मन करता है कि उसको कह दूं भाई आगे से मेरे रूम में मत आना, पढ़ने दे। पढ़ने वाले बच्चों को 15 मिनट भी डिस्टरबेंस पसंद नहीं होता है।
इसलिए कहता हूं कि ये पढ़ाई के प्रदर्शन मत करना, सच में पढ़ाई करना। और सच में पढ़ाई करना का तात्पर्य ये होता है कि 2-3 साल जो भी आपके पास टाइम है, उस समय आप इस दुनियादारी से दूर हो जाएं, इस सोशल मीडिया की दुनिया से दूर हो जाएं। एक आधा मार्गदर्शक रखें, जब जब दिक्कत आती है, अप्स डाउन आते हैं, उनसे बात करते रहें और खूब सारी मेहनत करें। सफलता तभी मिलेगी, अन्यथा आप केवल और केवल लोगों की नज़रों में आओगे, पहले प्रदर्शन करोगे, फिर फेल होंगे, फिर वही लोग आपको जीने नहीं देते हैं। इससे अच्छा है कि रिजल्ट देके सीधी बात करोगे तो ज़्यादा बेहतर रहे। क्योंकि मैं तो हर बार कहता हूं कि शब्दों से हम किसी को जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि सामने वाला बहस करनी शुरू कर देगा। सबसे बढ़िया जवाब होता है परिणाम। और परिणाम तभी मिलता है जब हम वास्तव में साधना करते हैं। वह साधु सन्यासी व्यक्ति है और मन में अगर खोट लेके बैठा है तो भले वो 100 साल तपस्या करेगा, तब भी वो ईश्वर के नजदीक भी नहीं पहुंचेगा। और कोई वास्तव में तपस्वी व्यक्ति है और बड़ी पवित्र सोच के साथ बैठा है, तो उसको बैठते ही ईश्वर की प्राप्ति हो जाती है। ये सब कुछ डिपेंड करता है कि आप कितनी शिद्दत से मेहनत करते हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब तक कोई लक्ष्य जो है वो हम प्राप्त नहीं कर लेते, तब तक हमें वो बहुत बड़ा लगता है। अब आपको लग रहा होगा कि भाई प्रोफेसर पता नहीं कितना मुश्किल बनना होगा, लेक्चर पता नहीं कैसे होगा, आरएस पता नहीं कितना मुश्किल बनना होगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी परीक्षा को, किसी टारगेट को आप दिमाग में बहुत बड़ा बना लोगे तो फिर वो आपसे पास नहीं हो पाएगा। दिमाग में किसी समस्या को, किसी टारगेट को बड़ा मानना ही नहीं है, बस मेहनत तो करिए आप। एक कोलंबिया विश्वविद्यालय की कहानी मैंने पढ़ी थी, उसमें नोवाल की पुस्तक में पढ़ी कि एक बार एक गुरुजी पढ़ा रहे थे, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर मैथ पढ़ा रहे थे, तो पीछे किसी शिष्य को नींद आ गई, तो उसको आंख लग गई, तो उसने सिर है वो टेबल पे रख के कोई 10-15 मिनट नींद ले ली उसने। और जब तक उसकी नींद खुली तब तक प्रोफेसर का लेक्चर पूरा हो गया। नींद खुली, उसने देखा कि बोर्ड पे 2 प्रश्न लिखे हुए पड़े हैं और सर चले गए। उसने कहा कि 2 होमवर्क ही होगा, मैं होमवर्क करके लेके आ जाऊंगा। उसने अपनी कॉपी में दोनों सवाल उतारे और वो घर आ गया। घर आने के बाद में पूरी मेहनत करी, प्रयास किया, पूरी रात खपा, दिन खपा, उसके बाद में एक प्रश्न का सॉल्यूशन कर लिया उसने 5-6 पेज के अंदर। एक गणित का प्रश्न 5-6 पेज में उसने बढ़िया सॉल्यूशन कर लिया, दूसरे का उससे सॉल्यूशन हुआ नहीं। तब उसके दिमाग में आया कि यार नहीं सोता क्लास में तो क्या पता ये दोनों सवाल हो जाते। दूसरे दिन जब वापस कॉलेज गया तो वापस गुरुजी ने क्लास शुरू की। उस बच्चे ने वापस पूछा कि सर कल जो आपने होमवर्क असाइनमेंट दिया था उसकी जिज्ञासा ये थी कि एक प्रश्न हुआ नहीं, वो करके दे देंगे तो बढ़िया हो जाएगा, मेरे को दोनों ही आ जाएंगे। कि सर कल आपने जो होमवर्क दिया था वो आपने अभी तक चेक नहीं किया, सर एक बार वो चेक कर लेते तो क्या उसमें मुझे थोड़ी सी दिक्कत है। तो प्रोफेसर एकदम से सरप्राइज हो गए। उन्होंने कहा मैंने तो कल कोई असाइनमेंट दिया ही नहीं, आपको होमवर्क ही नहीं दिया। तो क्या सर वो 2 प्रश्न लिखे थे आपने क्लास में लास्ट में। तो सर को पता चल गया कि इसका मतलब ये सो गया था पीछे, इसको पता ही नहीं कि इस 2 सेंटेंस से पहले मैंने क्या बोला था। तो सर वो 2 सेंटेंस, तब प्रोफेसर ने बोला कि ये वो 2 जो प्रश्न थे, ये गणित के ऐसे प्रश्न जिसकी गुत्थी आज तक किसी से सुलझी नहीं है। तो वो 2 उदाहरण हैं जो हम गणित में पढ़ाते हैं कि इनके समाधान आज तक किसी भी दुनिया के गणितज्ञ को नहीं मिले हैं। तो उसने कहा सर एक तो मैंने कर दिया रात को, एक तो समाधान सर हो गया ये रहा। प्रोफेसर एकदम से सरप्राइज हो गए कि गणित की ऐसी अबूझ पहेली जिसका समाधान आज तक नहीं हुआ, इस बच्चे ने करके दे दिया जो ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर का स्टूडेंट है। मुझे वैज्ञानिक का नाम नहीं आ रहा, गणितज्ञ का भी, मैं नाम भी बता दिया, वास्तविक कहानी है। और उस पेपर को पब्लिश किया गया, दुनिया भर में उस बच्चे को एक अलग पहचान मिली। उस बात के बाद एक निष्कर्ष निकलता है कि अगर उसी स्टूडेंट को ये कह देते ना कि ये 2 प्रश्न आज तक दुनिया में किसी से नहीं हुए हैं, तो उससे भी नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि वो दिमाग में बैठा देता
कि दुनिया में किसी से नहीं हुए तो फिर मेरे से कैसे होगी, कि तेरे गांव में कोई प्रोफेसर नहीं बना तो तू कैसे बनेगा। ये बड़ी अजीब सी बात है, क्योंकि हर व्यक्ति के अंदर अलग क्षमता होती है। और उस बच्चे को नहीं पता था कि ये ऐसे प्रश्न है जिसका समाधान आज तक किसी के पास नहीं हुआ। ये पता होता तो वो प्रयास भी नहीं करता, मगर उसको ये बात पता नहीं थी, उसने अपना पूरा एफर्ट्स डाला तो उसको कर गया, ऐसा सवाल कर गया जिसकी गुत्थी किसी से सुलझी नहीं थी। इसलिए मैं ये बात आप सभी से वापस कहना चाहता हूं कि कोई भी टारगेट, चाहे देखो भारतीय प्रशासनिक सेवा आईएएस हो, चाहे आरएएस हो, चाहे प्रोफेसर हो, चाहे लेक्चरर हो, कोई भी टारगेट अगर आपने दिमाग में बहुत बड़ा बना लिया ना कि ये बहुत मुश्किल काम है, तो वाकई में वो आपसे नहीं हो पाएगा। इसलिए आप तो टारगेट के बारे में इतना नहीं सोचना है, हमें तो सिर्फ इतना सोचना है कि उसके पाठ्यक्रम को हम कितना बढ़िया पढ़ रहे हैं, और जो बढ़िया पढ़ेगा वो निश्चित तौर पे उसके अंदर आ जाएगा। तो ये सारी बातें पढ़ाई में आप अप्लाई करिए, और जितने सामाजिक रिलेशन वगैरह कम करोगे उतना बढ़िया रहेगा। और एक जो सबसे ज़रूरी बात जो मैं हर मंच पे बोलता हूँ, पढ़ाई होती रहेगी, नौकरियां लगती रहेगी, सब चीज़ें होती रहेगी, नहीं भी लगती है तो भी कोई भूख नहीं मरता, क्योंकि नौकरी 2% लगते हैं, 98% लोग उनसे अच्छी ज़िंदगी जीते हैं, मैंने ये भी देखा है। मगर सबसे ज़रूरी जो बात है वो है कि आपका अच्छा व्यक्ति होना बहुत ज़रूरी है। आप अपने गुरुजनों का सम्मान करना सीखिए, आप सच बोलना सीखिए, आप मुंह पे स्ट्रेट फॉरवर्ड कहना सीखिए, आप सबके होने की कोशिश मत करिए। आप अगर सबको खुश रखना और सबका होने का प्रयास करोगे, जो व्यक्ति सबको खुश रखने का प्रयास करता है वो खुद दुखी होता है। जो व्यक्ति सबका होता है वो फिर किसी का नहीं होता। जो व्यक्ति सबके अनुसार चलता है वो खुद के अनुसार नहीं चल रहा होता है। इसलिए कोशिश करिए कि आप अपना व्यक्तित्व एक अच्छा रखिए। एक अच्छे व्यक्ति बनना बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि पूजा किसी पद की नहीं होती। पद व्यक्ति को प्रतिष्ठित नहीं करता है, बल्कि व्यक्ति पद को प्रतिष्ठित करता है। दो शिक्षक देखो, एक अच्छे शिक्षक है, एक शिक्षक ऐसे हैं जो शायद किसी गलत तरीके से सिस्टम में आए हैं। है तो दोनों शिक्षक, मगर ध्यान रखना, आपने जीवन में खूब सारे शिक्षक देखे होंगे, आपको केवल वही शिक्षक याद है जिसने आपके व्यक्ति। इसलिए पद पे आने वाले व्यक्ति जो है सब प्रसिद्ध नहीं होते, और पद पे बैठा व्यक्ति पद के कारण प्रतिष्ठा प्राप्त भी नहीं करता। प्रतिष्ठा मिलती है व्यक्ति के खुद के व्यक्तित्व और कृतित्व से। इसलिए आपका व्यक्तित्व जो है वो बहुत शानदार होना जरूरी है। आप किसी भी प्रकार के इस नशावृत्ति में नहीं होने चाहिए, आप गलत संगत में नहीं होने चाहिए, क्योंकि आप गलत करोगे तो जीवन के किसी न किसी मोड़ पे वो लौट के आता है, और आप कहीं पर भी कॉन्फिडेंस के साथ में बात नहीं रख पाओगे। आज आपने गलत कर लिया, मान लो किसी को नहीं पता है, फिर भी आपके अंदर एक खोखलापन रहेगा। 4 लोगों के बीच में बैठा हुआ वो व्यक्ति कॉन्फिडेंस से बात नहीं रख पाएगा, क्योंकि उसको पता है उसने कभी न कभी गलत किया है। भली दुनिया को नहीं पता हो, लेकिन उसको खुद को अंदर से पता है, और वो व्यक्ति दुनिया को फेस भी नहीं कर पाएगा। इसलिए भोलेपन में भी कोई ऐसी गलती मत करना, कि कोई ऐसे कृत्य मत करना कि जीवन भर आपको लज्जित होना पड़े, जीवन भर आपको खोखला रहना पड़े अंदर से। जो होना चाहिए वो ठोस होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है। जो है वो ईमानदारी का और पवित्र होना चाहिए, नहीं है तो नहीं है। एक मनुष्य होना ही अपने आप में बड़ी बात है। इस पूरी पृथ्वी का सबसे बुद्धिमान जीव होना बड़ी बात है। और मैं तो ये कहता हूं कि दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपनी खुद की शक्ल नहीं देखी है, आंखें नहीं है उनके पास। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने माँ बाप की और खुद की आवाज भी कभी सुनी नहीं है, उनके पास में श्रवण शक्ति नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग भी हैं जो बोल के कभी अपनी बात कह नहीं सकते, उनके पास में बोलने की शक्ति नहीं है। दुनिया में ऐसे लोग हैं जो कभी दौड़ भी नहीं पाते, क्योंकि उनके पास में पैर नहीं है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास में हाथ नहीं है, वो हाथ से कोई काम नहीं कर पाते। इमेजिनेशन करिए आप, कम से कम आप पूर्ण मानव है, इससे कम क्या चाहिए? इससे कम आप सोचिए, इससे अधिक क्या हो सकता है? आप पूर्ण मानव है, ये भी बहुत बड़ी बात है। अब जो भी आगे आप प्राप्त करोगे ये बहुत ईमानदारी से और ठोस तरीके से होना चाहिए। मैं
YouTube के ऊपर कक्षाओं में खूब बातें कर चुका हूं कि पढ़ना कैसे है, बढ़िया कैसे पढ़ना है। मगर मैं आज जो बात कर रहा हूं ये व्यक्तित्व पे बात कर रहा हूं, क्योंकि मुझे लगता है ये ज्यादा जरूरी है। अगर ये ठीक होता है तो आपको वैसे ही पढ़ना आ जाता है कि वास्तव में कैसा पढ़ना है। हम देखो दूर दराज क्षेत्रों में आते हैं, ये ग्रामीण एरिया से आते हैं, हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां होती है, लेकिन एक कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा चुनौतियां व्यक्ति के सामने होती है वो व्यक्ति उतना ही अधिक मजबूती से निखर कर सामने आता है। आप मान सकते हैं कि जो बहुत कठिनाइयों से नहीं कर सकते वो कभी चीज़ों की वैल्यू नहीं समझ सकते। इसलिए आप चीज़ों की वैल्यू करिए, आपके पास जो है उसको अच्छे से यूटिलाइज करिए। और मैं तो सिर्फ एक ही बात कहता हूँ, बार बार कहता हूँ कि समय का बहुत अच्छे से यूटिलाइज करिए, प्रबंधन करिए, समय खराब मत करना। क्योंकि अगर टाइम खराब कर दिया तो ये हाथ से निकल जाता है और उसके बाद कुछ भी प्राप्त नहीं होता। फिर हम ये देखते हैं कि फॉर्म भरने के योग्य है कि नहीं है, उम्र निकल जाती है। और कोई भी काम मुझे लगता है कि टाइम पे होना चाहिए। अगर टाइम पे कोई काम नहीं होता है, बहुत बाद में जाके होता है, फिर उस कार्य की कोई रेलेवेंस नहीं रहता। तो कोशिश करिए कि समय पर सारी चीज़ें करें, अच्छे से करें और जीवन में हमेशा ईमानदार बने रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी होता है। अगर आपने जीवन में कोई गलत कार्य किए तो आप मान के चलना, मैं हमेशा ही कहता हूँ कि लौट के आएंगे और इतने बुरी तरीके से आएंगे कि आपने जो एक कृत्रिम तरीके से जो आपकी छवि बनाई है वो छवि 1 मिनट में नेस्ता नाबूद हो जाती है। 1 मिनट में आपकी गलत किए हुए व्यक्ति के गलत कार्य कभी भी पीछा नहीं छोड़ते, इस बात को हमेशा याद रखना। एक 4 पंक्तियां आती है कि कोशिश कर हल निकलेगा। ये मैं हर बार बोलता हूं क्योंकि मुझे लगता है कि हम जो ग्रामीण क्षेत्र के लोग हैं हमारे सामने बहुत सारी चुनौतियां रहती है। कई बार हम पहले बीच में शस्त्र डाल देते हैं, बहुत निकट पहुंच के हम हथियार डाल देते हैं, नहीं डालने होते हैं। मेहनत मुझे लगता है कि 3-4 साल मेहनत करते हैं तो बहुत तरीके से करनी चाहिए कि कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। अर्जुन के तीर सा सद, अर्जुन के तीर सा सद मरुस्थल से भी जल निकलेगा, मरुस्थल से भी जल निकलेगा। और खाद डाल, बीज डाल, पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से भी फल निकलेगा। खाद डाल, बीज डाल, पौधों को पानी दे, बंजर भूमि से भी जल निकलेगा। ताकत जुटा, हिम्मत कर, ताकत जुटा, हिम्मत कर, हौसलों को आग दे, फौलाद का भी बल निकलेगा, फौलाद का भी बल निकलेगा। जिंदा रख दिल में उम्मीदों को, जिंदा दिल में उम्मीदों को, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। गरल यानी जहर, गरल के समंदर से भी गंगा जल निकलेगा। कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, कोशिश जारी रख कुछ कर गुजरने की, जो आज थमा थमा सा है वो कल चल निकलेगा, जो आज थमा थमा सा है वो कल चल निकलेगा। कोशिश कर हल निकलेगा, आज नहीं तो कल निकलेगा। तो प्रयासों में कमी नहीं आनी चाहिए। एक स्टूडेंट मेरे पास आया कोई 2-4 दिन पहले, बोले सर पोस्ट नहीं है, लाखों की संख्या में फॉर्म आ रहे हैं, फिर मेरा सिलेक्शन कैसे होगा। मैंने कहा एक बात बता, सिलेबस पढ़ लिया? तो क्या हाँ सर। कितनी बार पढ़ा? एक बार हुआ है। फिर ये प्रश्न पूछना निरर्थक है। क्यों? क्योंकि 500 नंबर की परीक्षा है, मुझे 320 नंबर लाके दे देगा 500 में से मात्र 320। कोई फिजिक्स नहीं है, ये रॉकेट साइंस नहीं है, आर्ट्स के सब्जेक्ट है। 320 इसलिए कह रहा हूं कि मैं 383 लेके आया था, मैं 320 कह रहा हूं आपको। 320 नंबर लेके आएगा तो क्या सर ये तो बहुत मुश्किल है। जब 320 नंबर तेरे से मुश्किल है तो उस परीक्षा को पास करने की योग्य वैसे ही
नहीं है। क्यों? कम सीट होने का बहाना कर रहा है। जब आपसे 500 में से 65% नंबर आप नहीं ला पाते हो, तो आप पूरी जिंदगी राजपत्रित अधिकारी और वरिष्ठ अध्यापक की तनख्वाह लेने और सेवा देने की अवसर के अंदर अपनी हिस्सेदारी क्यों मानते हो? जब आपको पता है कि आपके 65 नंबर ही नहीं आ रहे, 100 में से 65 नंबर भी नहीं ला पा रहे हो, और फिर आप दोष ये दे रहे हो कि सीट कम है। इसलिए बेहतर ये है कि घर जा, किताबें खोल वापस, और इन सब चीज़ों से, डिस्कशन से दूर हो, और 4-5 बार शिद्दत से सिलेबस पढ़, अपना 100% दे, 5-4 बार रिवीजन कर, अभ्यास कर, इन 10 सीट में भी हो जाएगा। नहीं किया तो 1000 सीट में भी होना नहीं है। कठिन पेपर आते हैं तो सबके लिए आते हैं, सरल आते हैं तो सबके लिए सरल होते हैं। इसलिए बहानेबाजी छोड़िए, मेहनत करिए। और मैं तो क्या कड़वा बोलने वाला व्यक्ति हूँ, मगर साफ कहता हूँ कि जब तक पढ़ोगे नहीं, जब तक साधना नहीं करोगे, तब तक कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। इसलिए आप सभी मेहनत कीजिए। आपने मुझे यहाँ बुलाया, आमंत्रित किया, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और भविष्य में भी जब कभी मेरी आपको आवश्यकता महसूस हो तो आप डेफिनेटली याद कीजिएगा। आप जनरली जो बच्चे हैं, ये तो क्या है कि छोटे हैं तो अपनी बातों को अभी समझ नहीं पाते, और मुझे लगता है कि 12वीं तक के बच्चों को तो मौज करने देनी चाहिए। ये जैसा करे उनको आप करने दो, खेलने कूदने सब काम करने दो, बस गलत काम नहीं करें। 12वीं के बाद ही इनकी जीवन, असली जीवन की चैलेंजेस शुरू हो जाएंगे, और उसके बाद में नौकरी लगने के बाद में कठिनाइयाँ और बढ़ जाती। बेरोजगारी का दौर फिर भी ठीक होता है जब ज़्यादा उम्मीदें नहीं होती आपसे और आप 12 ही घंटे पढ़ पाते हैं। नौकरी के बाद आपको किसी न किसी की अंडर में रह के काम करना होता है, तब हालत आपकी और ख़राब होने वाली, आपकी स्वतंत्रताएं छीनने वाली होती है। जो व्यक्ति 25 साल से आज़ाद घुमा हुआ हो, उससे एकदम से बंधन डाले जाते हैं। तो मैं स्टूडेंट को कहता था कई बार, ये नौकरी लगना करना सब आसान है, इसके बाद इसको करना बहुत मुश्किल काम है। क्योंकि आपने हमेशा स्वतंत्रताएं देखी है, आपने ये नहीं देखा कि आपको कोई कंट्रोल कर लेगा या आप किसी के ऊपर निर्भर हो जाओगे तब आपकी हालत कैसी होगी। तो आपके चैलेंजेस और बढ़ जाते हैं। 12वीं के बच्चे हैं तो उनको तो मैं यही कहूँगा कि खूब खेलिए, कूदिए, मौज करिए, बस अपने गलत रास्तों पे नहीं पड़ना है और बढ़िया पढ़ाई करनी है कॉलेज में आके। और जो मेहनत करता है वो जीवन में कभी असफल नहीं हो सकता, ये बात तय है। माँ सरस्वती अपना ऋण कभी रखती नहीं है। जितना पढ़ोगे उतना मिल जाएगा, दिखावा करोगे तो लास्ट में दिखाने के लिए रिजल्ट आपके पास होगा नहीं। और अगर ठोस तैयारी करोगे तो ये 12वीं के परसेंटेज वगैरह काम आते नहीं है। ठोस तैयारी वाला बच्चा आगे किस लेवल पे जाएगा अंदाजा ही नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद, और आपने ये मौका दिया। भविष्य में भी मेरी कभी आवश्यकता होगी मैं डेफिनेटली यहाँ पे पधारूंगा। आप सभी ने मुझे सुना। जय हिंद, जय भारत।